नमस्कार, सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला आ चुका है, तो बने रहे इस गुड न्यूज के एकदम लास्ट तक। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। दोस्तों, डीए की न्यूज को जानने से पहले आज सभी भारतीयों के लिए कोरोना की दवा को लेकर भी गुड न्यूज आ चुकी हैं, जो आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। जी हां, खुशखबरी, भारत में बनी दवा टल जाएगा कोरोना का खतरा। सरकार ने दी कोविड-19 की दवा को मंजूरी। जी हां, दुनिया भर में पैर पसारते कोरोना का बीज भारत के लिए खुशखबरी आई है। भारत में कोविड-19 की दवा को मंजूरी दी जा चुकी है। अब सिर्फ 103 रुपये की गोली कोविड-19 का खात्मा कर देगी। इस एक दवा की 2 खुराक से खत्म होता चला जाएगा कोरोना। इतना ही नहीं, डायबिटीज और दिल की बीमारी वाले लोगों के लिए भी यह दवा रामबाण का काम करेगी। आपको बता दें कि मुंबई की एक कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स कोविड-19 से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिरावीर को फेविफ्लू ब्रांड नाम से पेश किया है। कंपनी ने कहा फेविफ्लू कोविड-19 के इलाज के लिए फेविपिरावीर दवा है, जिससे मंजूरी मिली है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक ग्लेल संदानहा ने कहा, यह मंजूरी ऐसे समय मिली जब भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें भारत को दवा की बहुत जरूरत है। यह कंपनी सरकार और स्वास्थ्य समुदाय के साथ मिलकर काम करेगी, ताकि हर मरीज को यह दवा उपलब्ध हो सके। पहले दिन इसकी 1800 mg की 2 खुराक लेनी होगी। उसके बाद 14 दिन तक 800 mg की 2 खुराक लेनी होगी। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारी को वेतन वृद्धि पर सरकार ने दी अहम जानकारी। जी हां, कोरोना संकट के चलते केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि स्थगित करने का मोदी सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को पूरी तरह से गलत बताया है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग डीओपीटी का हवाला देते हुए एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने अगले साल तक वेतन वृद्धि को स्थगित कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए मार्च 2021 तक इंतजार करना होगा। सरकारी फैक्ट चेक पीआईबी फैक्ट के मुताबिक यह खबर पूरी तरह से निराधार है और इसका वास्तविकता से कोई संबंध भी नहीं है। पीआईबी फैक्ट चेक के ट्वीट के मुताबिक सरकार का आदेश वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट एपीआर पूरा करने और समय सीमा विस्तार से संबंधित है, वेतन वृद्धि से नहीं। मीडिया रिपोर्ट में गलत तथ्यों की व्याख्या की गई है। केंद्रीय कर्मचारी वेतन वृद्धि स्थगित करने का मोदी सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। वही इससे पहले सरकार ने एक न्यूज रिपोर्ट में किए गए उस दावे को भी खारिज किया था, जिसमें कहा गया था कि 5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक फेक न्यूज है। सरकारी फैक्ट चेक पीआईबी फैक्ट चेक का ने कहा था कि सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। इस तरह की खबरों से सावधान रहे। पीआईबी फैक्ट चेक के जरिए ही ये जानकारी दी गई थी। अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों पर गिरी गाज। कोरोना संकट के बीच नौकरी जाने पर भी चुकाना होगा इनकम टैक्स, ऐसा है नियम। जी हां, कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से राजस्व में कमी का कारण कई उद्योगों संस्थानों ने कर्मचारियों की छटनी कर दी है, तो कई ने रिटायरमेंट के करीब पूछे कर्मचारियों को समय से पहले सेवानिवृत्ति वीआरएस दे दिया है। ऐसी कंपनियां नौकरी से हटाए गए इन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और वीआरएस अतिरिक्त वेतन जैसे कई तरह के भुगतान कर रही हैं। ऐसे कर्मचारियों पर दोहरी मार इस तरह से पड़ रही है कि नौकरी तो गई और इन मिलने वाले भत्तों पर भी इनकम टैक्स लग रहा है। सैलरी के अलावा मिली रकम पर देना होगा टैक्स। जी हां, आइए जानते हैं कि आयकर कानून की किस धारा के तहत नौकरी गंवाने वाले इन कर्मचारियों को इनकम टैक्स चुकाना होगा। आयकर की कानून की धारा 17(3) के तहत किसी भी कर्मचारी को कंपनी की तरफ से वेतन के अलावा मिलने वाले भुगतान पर इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है। इसके तहत नौकरी से हटाए गए कर्मचारी को इस दौरान मिलने वाले भत्तों पर आयकर चुकाना होगा। नौकरी छूटने के बाद दूसरा काम कर पैसा कमाया तो उस आय पर भी टैक्स चुकाना होगा। वैसे इसमें कुछ छूट के प्रावधान भी हैं। वीआरएस पर टैक्स छूट का प्रावधान, जी हाँ, नियोक्ताओं की तरफ से वॉलंटियर रिटायरमेंट वीआरएस के दौरान सभी भत्तों को मिलाकर चुकाए गए 5 लाख रुपए तक की रकम पर आयकर अधिनियम की धारा 10C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। यह छूट करदाता को एक बार ही मिल सकती है। अगर वीआरएस के दौरान मिलने वाली रकम नौकरी के दौरान मिलने वाली 3 महीने की सैलरी से ज़्यादा हो तो कर्मचारी को टैक्स चुकाना होगा। यदि कर्मचारी को नौकरी से हटाए जाने वाले भत्ते इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स
एक्ट के तहत मिलते हैं तो 5 लाख रुपए की रकम पर टैक्स में छूट का लाभ लिया जा सकता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय और प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पर टैक्स में छूट का लाभ मिलता है। गैर सरकारी कर्मचारियों को एक सीमा तक ग्रेच्युटी पर टैक्स में छूट का प्रावधान है। इस सीमा से ज़्यादा ग्रेच्युटी बनने पर उन्हें इस पर इनकम टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। अगली बड़ी खबर है एसबीआई कर्मचारियों के लिए छठवीं वेतन कटौती को लेकर बड़ी खबर। जी हां, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने शेयरधारकों को आश्वासन दिया है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वेतन में हो सकने वाली कटौतियों को और छटनियों का भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के ऋण कारोबार पर अपेक्षाकृत कम दबाव होगा। उन्होंने शेयरधारकों को लिखे एक पत्र में कहा कि बैंक के पास सरकारी और अर्ध सरकारी क्षेत्र का ठीक ठाक कारोबार है। इस कारण वेतन कटौती और छटनियों का बैंक के कारोबार पर तुलनात्मक कम असर होगा। उन्होंने इस बात का विश्वास व्यक्त किया है कि आर्थिक दिक्कतों के बावजूद एसबीआई द्वारा 2019-20 में हासिल किया गया मजबूत प्रदर्शन चालू वित्त वर्ष में भी जारी रहेगा। एसबीआई चेयरमैन ने कहा, आर्थिक दिक्कतों के बावजूद बैंक कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। मुझे उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2019-20 में हासिल किया गया बेहतर प्रदर्शन वित्त वर्ष 2020-21 में भी जारी रहेगा। हालांकि कुमार ने माना कि कोरोना वायरस महामारी का कारोबार पर पूरा असर चालू वित्त वर्ष में ही देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा, बैंक के दृष्टिकोण से कोविड महामारी के वास्तविक प्रभाव को लेकर बैंक के ग्राहकों के व्यवहार पर प्रभाव और पोर्टफोलियो की संरचना पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए नौकरी में भी संभावित छटनियों और वेतन में कटौती का एसबीआई के कारोबार पर अपेक्षाकृत कम असर होगा, क्योंकि बैंक के पास सरकारी व सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों का अनुपात अधिक है। केवल 21.8% ग्राहकों ने ही मोरेटोरियम का लाभ उठाए। जी हां, कुमार ने कहा, अभी तक केवल 21.8% ग्राहकों ने ही कर्ज की किस्तें चुकाने में मोहलत का लाभ उठाया है। इसके अलावा बैंक लॉकडाउन के दौरान 98% शाखाओं के संचालन के साथ साथ 91% वैकल्पिक चैनल संचालन क्षमता हासिल करने में सक्षम था। फिर भी व्यवधानों को प्रतिबंधित करने के लिए एक विस्तृत व्यापार निरंतरता योजना आवश्यक है। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि एसबीआई पारंपरिक रूप से भारत सरकार के लिए पसंदीदा बैंक कर रहा है और केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रालयों व विभागों के लिए एक मान्यता प्राप्त बैंकर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एसबीआई भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ई गवर्नेंस की पहल में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए इस समाधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। बड़ी खबर, महंगाई बताया महंगाई राहत, डीएडीआर में कोई कटौती नहीं। जी हां, जनवरी 2020 से लागू बढ़ोतरी के अनुसार होगा भुगतान। डीएडीआर में कोई कटौती नहीं की है। इसके अतिरिक्त बढ़ोतरी की किस्तों पर अस्थायी रोक लगाई गई है, जिसे बाद में फिर से लागू कर दिया जाएगा। मोदी सरकार द्वारा निर्धारित 17% दर से डीएडीआर का भुगतान जारी रहेगा। जैसे ही सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से डीएडीआर की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाएगा, तो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जून 2021 से प्रभावी डीएडीआर को जारी कर दिया जाएगा और उन्हें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचय संशोधन दर से सम्मिलित कर दिया जाएगा। इस फैसले से होने वाली बचत राशि का उपयोग कोरोना महामारी से लड़ने के लिए किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, कर्मचारी पेंशन योजना, जानिए क्या है स्कीम से जुड़ने के नियम, मिलेंगे कई फायदे। जी हां, ईपीएफ पेंशन, जिनका टेक्निकल नाम है कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस, एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन करता है। योजना के तहत 58 वर्ष की आयु में रिटायर्ड होने के बाद संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन मिलती है। हालांकि इस योजना का लाभ सिर्फ तभी लिया जा सकता है जब कर्मचारी ने कम से कम 10 वर्षों के लिए सर्विस दी हो। इसमें लगातार सर्विस दिया जाना जरूरी नहीं है। ईपीएस 95 में लॉन्च की गई थी, जिसमें तत्कालीन नए ईपीएफ सदस्यों को शामिल होने की अनुमति थी, मगर बाद में इस योजना में बदलाव हुए। यदि कोई 1 सितंबर 2014 के बाद कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना में शामिल हुआ है और उसकी सैलरी 15,000 रुपये से अधिक है, तो वो ईपीएस खाता नहीं खोल सकता है। सरकार की तरफ से 22 अगस्त 2014 को जारी की गई अधिसूचना के माध्यम से ईपीएफ और ईपीएस योजना से संबंधित नियमों में संशोधन का ऐलान किया था। 1 सितंबर 2014 से प्रभावी नियमों के मुताबिक योजना में 2 बदलाव किए गए हैं। आइए जानते हैं क्या है वो नियम। ये हुए ईपीएस में बदलाव, भविष्य निधि योजना में शामिल होने के लिए मासिक वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया।
दूसरा, उन लोगों को पेंशन योजना में शामिल करने से रोक दिया गया जिनका मासिक वेतन योजना में शामिल होने के समय 15,000 रुपये से अधिक था। ईपीएस योजना के उद्देश्य से सैलरी में मूल वेतन और महंगाई भत्ता डीए को जोड़ा जाता है। इसलिए संशोधित नियमों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का मूल वेतन और डीए मिलकर 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक हैं तो वह ईपीएस योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। क्या है ईपीएस योजना? क्या है ईपीएस से जुड़ने के नियम? आपको ईपीएफओ का सदस्य होना जरूरी है। 10 साल नौकरी किया जाना अनिवार्य हो। 58 साल की आयु जरूरी है। आप 50 वर्ष की आयु होने पर कम दर पर अपना ईपीएस निकाल सकते हैं। आप 2 साल यानी 60 साल की उम्र तक के लिए अपनी पेंशन को टाल सकते हैं, जिसके बाद आपको हर साल 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलेगी। यह है ईपीएस के फायदे। योजना का सदस्य 58 वर्ष की आयु में रिटायर्ड होने के बाद पेंशन लाभ के लिए पात्र हो जाता है। यदि कोई सदस्य 58 वर्ष की आयु से पहले 10 वर्ष तक सेवा में नहीं रहा तो वह फार्म 10C भरकर 58 वर्ष की आयु होने पर पूरी राशि निकाल सकता है, मगर उसे सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन नहीं मिलेगी। ईपीएफओ का कोई सदस्य जो दुर्भाग्यवश पूरी तरह और अस्थायी रूप से विकलांग हो जाए तो उसे मासिक पेंशन मिलेगी, चाहे उसने जरूरी 10 साल सर्विस न भी दी हो। सदस्य के परिवार को निम्नलिखित मामलों में पेंशन का लाभ मिल सकता है। सेवा में रहते सदस्य की मृत्यु के मामले में और कंपनी ने कम से कम 1 महीने के लिए उसके ईपीएस खाते में फंड जमा किया हो, 10 साल सेवा पूरी कर ली हो मगर 58 वर्ष की आयु से पहले मौत हो जाए, मासिक पेंशन शुरू होने के बाद सदस्य की मृत्यु होने पर। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।